हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एईपी अमन एग्जाम पॉइंट पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा के सार्वभौमिकरण के मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं, यानी हम भी बोल सकते हैं कि जो शिक्षा का सार्वभौमिकरण यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा की अनिवार्यता या उपलब्धता कराने में जो चीज़ें कहीं ना कहीं बाधा बनती हैं, कहीं ना कहीं एक ऑब्स्टेकल का काम करती हैं हमारे शिक्षण जो व्यवस्था है उसमें, उनके बारे में पढ़ेंगे। और वो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, पहले नंबर पे तो हम पढ़ेंगे इसमें शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के बारे में। सार्वभौमिकरण के बाद हम पढ़ेंगे शिक्षा में असमानता के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे शिक्षा में विभेदीकरण के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे शिक्षा में हाशियाकरण के बारे में। तो बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं ये, और इन पर आपको जो है कई बार ऐसा अगर आप स्पीच देते हैं तो आपको बड़ा ही बेटर रिजल्ट मिलता है, उसका आपका परफॉर्मेंस जो है वो उत्तीर्ण माना जाता है, एक अच्छा जो है परफॉर्मेंस माना जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। ठीक है, तो फिलहाल तो हम लोग क्या करते हैं, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ देखेंगे जितना पॉसिबल हो सकता है क्लास के हिसाब से, और फिर हम क्या करेंगे, आगे की बात को समझेंगे। भैया सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, शिक्षा के सार्वभौमिकरण का क्या अर्थ है। हम अगर सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो हम ये देखते हैं कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण मतलब प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करने की जो उसके लिए शिक्षा की उपलब्धता या अनिवार्यता कराना है, वही शिक्षा का सार्वभौमिकरण है। एक ही मोटा मोटा सा एग्जाम्पल हम समझते हैं। सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, हमें उनकी जाति नहीं देखनी है, हमें उनका धर्म नहीं देखना है, हमें उनका लिंग नहीं देखना है, हमें आर्थिक रूप से उनकी स्थिति को ध्यान में नहीं रखना है। क्योंकि कुछ लोग आर्थिक व्यवस्था की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनके लिए निःशुल्क शिक्षा प्रावधान बच्चों के लिए जो है 21A सारी व्यवस्थाएं हैं। माता पिता ही नहीं बच्चों को भेज रहे हैं तो उसके लिए स्कॉलर का लालच, ये देखो स्कॉलर एक लालच भी हो सकता है। कैसे कि बच्चों, माता पिता को बताया जा रहा है कि बच्चों को स्कॉलर भी मिलेगा, आप उनको काम पे लगा रहे हैं, उनका भविष्य खराब हो रहा है। उसके बाद उनको सालाना स्कॉलर मिलता है, निःशुल्क ड्रेस मिलती है, यूनिफॉर्म, निःशुल्क उनकी शिक्षण व्यवस्था होती है, निःशुल्क उनकी पुस्तक व्यवस्था होती है। और फिर 51 में जो मूल कर्तव्य है उसको भी बताया गया, इसी के लिए कि माता पिता का भी एक फर्ज कर दिया गया कर्तव्य कि बच्चों को ने पढ़ाना है 14 ईयर्स तक। तो ये सारी बातें अलग की हैं। फिलहाल तो हम अपनी बात करेंगे कि आर्थिक स्थिति देखना है, सामाजिक पृष्ठभूमि देखनी है, कुछ भी हो समान रूप से शिक्षा सबको अवसर प्रदान करना है हमें। ये सार्वभौमिकरण का अर्थ है कि कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी लिंग हो, आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, सामाजिक पृष्ठभूमि पर वो कुछ भी हो, लेकिन हमें उसे जितना अवसर एक अमीर बच्चे को मिल रहा है उतना ही एक गरीब बच्चे को, उतना ही एक विकलांग बच्चे को, उतना ही एक पिछड़े वर्ग के बच्चे को, उतना ही अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के बच्चों को, सबको एक समान अवसर शिक्षा में प्राप्त कराना या उनके लिए शिक्षा की उपलब्धता कराना ही सार्वभौमिकरण होता है। बहुत आराम से बात समझ में आ गई होगी। अब समझेंगे जरा ये फर्स्ट पॉइंट के बाद कि सेकंड पॉइंट हमें क्या समझाना चाहता है। इसका मतलब है कि हर बच्चे की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मतलब होता है एक बेस्ट एजुकेशन जो है वो हर बच्चे के लिए उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि वो अपने पूर्ण क्षमता का विकास कर सके। अब देखना यहाँ से शिक्षा की डेफिनेशन अभी हम लोग आज के लेक्चर में तो नहीं देखेंगे, अगला लेक्चर करेंगे, उसमें हम भैया आपको शिक्षा की डेफिनेशंस बताएंगे कि शिक्षा के बारे में अरस्तू ने क्या कहा, सुकरात ने क्या कहा, विवेकानंद ने क्या कहा, टैगोर ने क्या कहा, प्रोफेसर डम्बिल ने क्या कहा। इसके बाद मेरे भाई अगर हम लोग बात करें तो हम देखेंगे कि इसके बारे में फ्रॉबेल ने क्या कहा, रेमंड ने क्या कहा, फ्रेंडसन ने क्या कहा, महात्मा गांधी ने क्या कहा, टैगोर ने क्या कहा, राधा कृष्णन ने क्या कहा। मतलब बहुत सारे लोगों, लगभग 15-16 लोगों का हम लोग परिभाषाएं देखेंगे किसने क्या कहा, और मैं आपको याद भी करवा दूंगा क्योंकि मुझे सारी ऐसे याद है, क्योंकि मैंने उन्हें याद करने का एक लॉजिक ढूंढ रखा है कि एक दूसरे को कनेक्ट करके किस तरीके से याद करना है। एक एक उनके कुछ की पॉइंट्स हैं कि महात्मा गांधी वाली है तो आत्मा को पकड़ के रखना है, उसका उत्कृष्ट रूप प्रदर्शित करेंगे, वही शिक्षा है। तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे अगली क्लास में। अभी हम लोग और देखेंगे कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण जो है वो साक्षरता के प्रसार में सहायक होता है। वो हमारे साक्षरता का प्रसार का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अवसर अब आप प्रदान करेंगे तो हर व्यक्ति शिक्षित होगा, और जब हर व्यक्ति शिक्षित होगा तो साक्षरता दर बढ़ेगी, साक्षरता हमारे देश की क्या होगी भैया, बढ़ जाएगी। तो इस बात पर भी सार्वभौमिकरण फोर्स करता है, उसके सहायता प्रदान करता है। बढ़िया तरीके से भैया बात आई, होप आपके समझ में आई होगी। अब हम लोग देखते हैं अगले नंबर पे
इसके बारे में और भी कुछ देखेंगे कि सार्वभौमिकरण की अवस्थाएं होती हैं। इसकी हम लोग 3 अवस्थाएं पढ़ते हैं। एक तो हम लोग पढ़ते हैं कि सार्वभौमिकरण जो होता है उसके हेतु प्रावधान क्या है, प्रवेश की सार्वभौमिकरण की शर्तें क्या होती हैं या जो है सार्वभौमिकरण अवस्था क्या है, और अवधारणा का सार्वभौमिकरण अवस्था जो है वो क्या है। तो इसमें नंबर 1 पर हम लोग प्रावधान के बारे में, फिर सार्वभौमिकरण प्रवेश के बारे में, फिर अवधारणा के सार्वभौमिकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, हम लोग किसकी बात करेंगे, सार्वभौमिकरण हेतु प्रावधान की। सार्वभौमिकरण हेतु प्रावधान में क्या है, इसमें है कि सभी बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालयों की समीपता। अब देखो यहाँ समीपता का अर्थ क्या होता है कि जो बच्चे पढ़ते हैं, एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए जो स्कूल होने चाहिए, विद्यालय होने चाहिए, इससे एक प्रावधान था कि वो 1 मील के अंदर होना चाहिए, 1 मील के अंदर ही होना चाहिए। तो हम समझेंगे कि प्रावधान का मतलब यहाँ पे एक ये था कि जितने भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए विद्यालयों की समीपता होनी चाहिए। इसके अंतर्गत बोला गया कि जहाँ तक संभव हो सके बालक के घर से 1 मील की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय खोला जाना चाहिए। लेकिन इससे एक समस्या और देखिएगा कि जब प्रत्येक बच्चे के घर से 1 मील पर विद्यालय खोला जाएगा तो विद्यालयों की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ेगी। तो याद रखिएगा कि हम इसमें बोलेंगे कि इस संदर्भ में प्राथमिक विद्यालयों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखा जाता है। ऐसा नहीं कि आप अंधाधुंध खोलते चले जा रहे हैं, एक लिमिटेशन देखनी है कि एक राज्य में इतने नहीं खोल देने हैं, तो उसको ध्यान में रख करके इस चीज़ को कम ज़्यादा किया जा सकता है। इस बात को थोड़ा सा अपने हिसाब से समझिएगा, आगे समझिए। क्योंकि अगर हर बच्चे के घर से 1 किलोमीटर दूर पे एक स्कूल खोल दिया जाए तो ये पता चल रहा है कि 3 किलोमीटर में 3 स्कूल खुल गए। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा कि इस जगह से भी 1.5 किलोमीटर पे, इस जगह से भी 1.5 किलोमीटर पे यहाँ पे एक कॉलेज खोल दिया गया, तो ये देखो काम हो गया कि नहीं हो गया। तो बड़ा ही तरीके से इन चीज़ों को लेआउट करना है, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रख करके कि विद्यालयों की संख्या जो है वो बढ़ती संख्या को दिमाग में सेव रखना है कि किस हिसाब से हम लोग स्कूल को खोल रहे हैं, ये इसके अंतर्गत प्रावधान में है। आगे भैया हम देखेंगे अगले नंबर पे शिक्षा के प्रवेश के सार्वभौमिकरण क्या है। इसमें हमें देखा गया कि जो वांछित आयु वर्ग के सभी बच्चे हैं उनको विद्यालय द्वारा प्रवेश प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर मतलब ये है कि जो एक एज है वहाँ के 5 साल का बच्चा जब ऐसे नहीं कान वो पकड़ के जो देखते हैं, तो वो एक प्रवेश का एक उनका प्रावधान, एक नियम है किस हिसाब से बच्चों को प्रवेश उसमें लेना है। फिर लिखा है कि उस उद्देश्य हेतु विभिन्न राज्यों के अनिवार्य शिक्षा अधिनियम भी पारित हैं। यानी हर राज्य के लिए एक शिक्षा अधिनियम है कि किस हिसाब से बच्चे को आपको एडमिशन लेना है। तो प्रवेश के लिए उनके अधिनियम भी पारित हैं, शिक्षा अधिनियम भी अनिवार्य रूप से पारित हैं। यहाँ लिखा है जिसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम मुख्य है, यानी उस अधिनियम में शिक्षा का अधिकार जो है उस अधिनियम को मुख्यता दी जाती है। तो ये छोटे छोटे से 3 पॉइंट हैं, आपको याद रखना कि वांछित आयु वर्ग के सभी बच्चों को विद्यालय में प्रवेश प्रदान किया जाएगा। इसके बाद जो राज्य होंगे, कुछ विभिन्न राज्य हैं, उनके लिए एक अपना अपना शिक्षा अधिनियम भिन्न भिन्न पारित हैं, उनके हिसाब से उनको उसमें जो है स्टेप्स फॉलो करने हैं। और फिर लिखा है कि जिसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम मुख्य है। तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो इन सब में मेन माना जाता है, ठीक है भाई। आगे देख लेते हैं अगले पेज पे क्या दिया गया है। अगले पेज पे हम देखेंगे, आगे आ गए हैं कुछ ज़्यादा ही क्या, ठीक है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण की आवश्यकता व महत्व के बारे में भैया बात करेंगे। शिक्षा के अगर हम सार्वभौमिकरण की आवश्यकता की बात करें तो मैंने एक तो आपको स्टार्टिंग में ही बात बता दी कि साक्षरता को बढ़ावा देना, एक ये हो सकता है। फिर हम बोल सकते हैं कि वातावरण जो है हम लोगों का, जो हम लोगों के आस पड़ोस के लोग हैं, उनको हम लोग शिक्षा का लिए समान अवसर प्रदान कर सकते हैं, ये बात हो सकती है। इसके बाद सामाजिक समानता की बात करें तो समाज में सभी लोग जाति, धर्म और आर्थिक लिंग के हिसाब से उन्हें समान रूप से बिना भेदभाव किए शिक्षा का अवसर प्रदान करते हैं, समान स्तर पर उन्हें लाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि व्यक्तिगत विकास कैसे होता है। तो जब इंसान शिक्षित होता है तब वह आत्मनिर्भर होता है, और जब इंसान अशिक्षित होता है तब वो किसी पर डिपेंड होता है। तो आदमी आश्रित किसी पर तभी होगा जब उसके अंदर शिक्षा की कमी होगी, ठीक है। ये बात आपको वैसे भी पता चलेगी कि कभी आप बैंक में जाते हैं और बैंक में एक ऐसा पर्सन जो नहीं पढ़ा है, मैं बोलता हूँ कम पढ़ा है,
या फिर नहीं पढ़ा है ऐसा मान लो, और वो अंगूठा लगा करके पैसे निकालता है। आपको पता है कि वो फॉर्म भराने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जो फॉर्म भर रहा होता है या जो फॉर्म भर लेता है, उसकी नज़रों में लगता है कि हाँ ये अपना इसने भरा है, मेरा भी भर देगा। तो इस तरीके की चीज़ें भी हैं, ये व्यक्तिगत विकास ही उनका रुका हुआ है। उनका व्यक्तिगत विकास का तात्पर्य हम इसी बात से समझते हैं कि अगर व्यक्ति पढ़ा है तो वह आत्मनिर्भर होता है, वह स्वयं से उस फॉर्म को भर सकता था। लेकिन जब तक वो नहीं पढ़ा लिखा था, उसमें कम समझ है, कम पढ़ाई उसने की है, शिक्षा की कमी है, तो शिक्षा की कमी है इसका मतलब क्या है कि वो किसी पर आश्रित है। तो अब आप नॉर्मली याद रखेंगे कि किसी पर आश्रय लेने का मतलब है कम शिक्षित है, और स्वयं आत्मनिर्भरता हमारे अंदर कब आएगी, जब बल जो है वो स्वयं मेरे अंदर हो। तो जब शिक्षा स्वयं मेरे अंदर है तभी मैं क्या हो जाऊंगा, आत्मनिर्भर होऊंगा। तो ऐसे आपको इसे याद रखना है। अगला नंबर है कि देश का विकास। अब देश का विकास का मतलब क्या है, ये वही बात है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई कि जब साक्षरता को बढ़ावा मिलेगा तो देश का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित होगा, वह अपना किसी नेता का चुनाव करना है। तो नेता के चुनाव के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे 5 किलो राशन, 4 किलो राशन, फ्री अनाज, ये देख करके कभी कभी जल्दबाजी में वोट दे देना। मैं ये नहीं मोदी जी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ, ये कोई बात नहीं है, किसी भी नेता या किसी पर्सनल पार्टी के लिए बात नहीं। लेकिन अगर मैं किसी इंसान से ये जाकर पूछता हूँ, जो इंसान शिक्षित है वो तो मोदी जी के काम गिनाएगा कि इन्होंने ये किया, सारी बातें जो है वो बताएगा। और जो अशिक्षित व्यक्ति हैं, ठीक है, जैसे जो अशिक्षित व्यक्तियों का मतलब ये है कि जिनको ये मतलब नहीं है कि बाकी चीज़ें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चेंजमेंट हो रहा है, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। उनका एक टारगेट फिक्स है कि किसान निधि आ रही है, उनका एक टारगेट फिक्स है कि जो है हमारे खेतों का पैसा आ रहा, उसके बाद कि हमारे पेंशन आ रहा, हमारा ये आ रहा, वो आ रहा, मतलब कुल मिलाकर के जो प्रॉफिटेबल चीज़ें हैं, जो हमें प्रॉफिट दिख रहा है, मतलब उनको उसके बैकग्राउंड स्टोरी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब एक वही आपने कहानी जो है सुनी होगी, भेड़ वाली कहानी है कि एक भेड़ होती है और उस भेड़ के लिए क्या होता है कि सर्दियों में एक नेताजी आते हैं, बोलते हैं कि भैया अगर आप वोट हमें देंगे तो आप सभी को एक एक कंबल जो है वो दिया जाएगा, एक एक कंबल बढ़िया रुई का भरा हुआ। तो उसमें से एक भेड़ जो थोड़ी समझदार होती है, शिक्षित होती है, वो बाकियों की भेड़ के साथ, ये भेड़ तो बाकी सारी खुश हैं कि एक एक कंबल मिलेगा, लेकिन अब उन्होंने जब बैठ करके आपस में चर्चा की तो वो ये बात करते हैं कि भाई कंबल बनता किससे है। वो बोलेंगे कि यार ये तो ऊन की जरूरत पड़ेगी उसमें, और ऊन क्या बनेगी, आप रुई से बनेगी। रुई ऊन मतलब एक तरीके से रेशम चाहिए होगा उनको, रेशम बोल रहा हूँ सॉरी, क्या बोल सकते हैं उसको, जो नहीं है उसके भेड़ के ही ऊपर का वो होता है, उसको क्या बोलते हैं, रेशम टाइप का ही, उसे उससे बोलेंगे, उसी से कंबल ही बनाएंगे। तो मतलब जो चीज़ हमें गिफ्ट की जा रही है वो इनडायरेक्टली हमारे ही बॉडी से ली जाएगी। अब उनको ये लग रहा कि ये तो हम ऑलरेडी जो पहन रखा है हमने भी से इसी को काटेंगे, फिर एक उसको एक शेप देंगे, फिर वो हम ही को गिफ्ट कर देंगे। तो ये आपको सोचना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको, जब आपके अंदर समझ है तो आप उसके बैकग्राउंड स्टोरी को कहीं ना कहीं रीड आउट कर पाते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर समझ नहीं है तो फिर आप उस चीज़ को क्या करेंगे, जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं। तो आराम से सोच करके चीज़ों को करने के लिए आपको शिक्षा की आवश्यकता होती है, और शिक्षा जो है वो आपको तभी मिलेगी जब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अपना टाइम जो है अच्छे कामों में इन्वेस्ट करेंगे। आगे नंबर पर देखेंगे भैया, गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन का अर्थ होता है कि देश से गरीबी को कम करना। अब गरीबी को कम कैसे किया जाता है, जब प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित होगा तो प्रत्येक व्यक्ति के पास एक रोजगार होगा। और मैं कहता हूँ कि अगर हर व्यक्ति को सरकार रोजगार नहीं दे सकती है तो एक शिक्षित व्यक्ति शिक्षा को ही बांट कर पैसा कमा सकता है। लाइक कोचिंग पढ़ा सकता है, स्कूल में पढ़ा सकता है, और उसके बाद बहुत सारे तरीके हैं। अगर कोई शिक्षित व्यक्ति है और मैं कहता हूँ कि वो किसी के अंडर में रहकर भी काम करता है, मान लो एक वकील है और उसके अंडर में एक शिक्षित व्यक्ति जिसने LLB कर रखी है, और वो एक शिक्षित व्यक्ति है पर वो एक वकील नहीं बन पा रहा, तो उसके अंडर में उसकी फाइलों के साथ में उसका हेल्प करने के लिए एक हेल्पर टाइप का बोल सकते हैं, या बस्ते पर जो बैठते हैं साथ में असिस्टेंट के तरीके, उसका उसको मिल जाएगा। तो कुछ ना कुछ वो कर लेगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि अगर आपके पास शिक्षा है तो फिर आप कभी भी बेरोजगार, जिसे बोलते हैं कि एकदम बेरोजगार हैं, वो तो आप नहीं हो सकते। कुछ ना कुछ आप कर रहे होंगे, आपके पास प्लान B, प्लान C, प्लान Z तक होंगे, क्योंकि आपके पास शिक्षा है।
शिक्षा होगी तो आपके पास बिजनेस होगा। एक मोटा दिमाग होता है कि फिंगर की ठेले लगवा देंगे, 200 रुपये में वर्कर रख लेंगे और हम घर पे बैठ कर क्या करेंगे, अगर हर जगह से 100 आएगा तो शाम को इतना बनेगा, इतना प्रॉफिट होगा, इतने का सामान लगेगा। तो जब शिक्षा है तभी तो ये कर पा रहे हो, ठीक है ना। बिजनेस भी तभी कर पाओगे जब शिक्षा है। तो इसके हिसाब से हम गरीबी का उन्मूलन भी कर सकते हैं। मैं आपको हर चीज़ को बड़ा डिटेल्ड में बता रहा हूँ, मज़ा आ रही होगी। अगले नंबर पे लिखा है लोकतंत्र की मजबूती। अब लोकतंत्र मतलब ये वही बात है कि अपने अधिकारों को आप कब जान पाएंगे, जब आप शिक्षित होंगे, ठीक है, कि मेरा क्या अधिकार है। जैसे हम बोल सकते हैं कि एक पुलिस वाला या फिर एक होमगार्ड भी अगर आप अशिक्षित हैं तो आपको रास्ते में आपकी बाइक रोक ली और होमगार्ड के पास अब ये अथॉरिटी नहीं बची है, उसको पहले फ़ोन दे दिए गए थे तो बड़े चालान पेलम पेल मचाए थे वो, लेकिन अब उनके पास से फ़ोन ले लिया गया है। अब टीआई ही चालान करता है, सिपाही चालान करेगा, टीआई चालान करेगा, लेकिन होमगार्ड अभी चालान नहीं करते हैं। तो पता चला आप अशिक्षित हैं, आप जा रहे हैं, आपने अंगोछा बांध रखा है, तो देख करके वो समझ गया कि चाचा जो हैं, चाचा पढ़े नहीं हैं। और भले आप पढ़े हैं पर आपने इस तरीके से गेटअप कर रखा है कि आपको देखकर नहीं लग रहा कि आप पढ़े हैं। आपको रोका, बोला कि आपका चालान होगा कम से कम 500 का तो है, और अगर आप चाहते हो कि ना किया जाए तो 250 में काम बन जाएगा। अब अशिक्षित व्यक्ति वहाँ पे क्या करेगा, पैसा दे देगा, और शिक्षित व्यक्ति क्या कहेगा कि एक काम करो भाई, चालान कर लो, क्योंकि उसको पता है कि इसके पास तो अथॉरिटी है नहीं। ये फ़ोटो खींच भी लेगा तो किस में पोस्ट कर देगा, अपने फ़ोन से फ़ोटो खींच के। ऐसा तो है नहीं कि फ़ोटो खींच के डाल ले कि चलो शाम को करवा देंगे सर से, ना भाई, इस तरीके की चीज़ें नहीं, आप उसी टाइम पे करिए जो है। इस तरीके की चीज़ें भी भैया हमें देखनी पड़ेंगी और ये हमें तभी पता होगा जब हम शिक्षित होंगे। तो लोकतंत्र मजबूत तब होगा जब नागरिक लोकतंत्र का मजबूत होगा। शिक्षित नागरिक ही लोकतंत्र को मजबूत बना सकता है। अपने अधिकारों को है, देखो वही मैंने बात की, अपने अधिकारों के लिए जागरूक होगा और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक दो तरीके के बदलाव हैं। नकारात्मक बदलाव ज़्यादातर शिक्षित लोग लाते हैं और शिक्षित लोग जो हैं वो सकारात्मक बदलाव ही लाते हैं। कुछ शिक्षित लोग इतने ज़्यादा सकारात्मक बदलाव भी ले आते हैं कि उतने की ज़रूरत नहीं होती है। ये अलग की बातें हैं, चलिए बाद में कभी इस पे चर्चा करेंगे। अभी तो फिलहाल हम लोग अपनी पढ़ाई की बातें कर रहे हैं, इस पर आते हैं। लिखा है शिक्षा के सार्वभौमिकरण में समस्याएं क्या होती हैं। अब इसमें देखो कई सारी समस्याएं भी हैं। हर व्यक्ति को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, हर व्यक्ति के लिए, हर वर्ग के व्यक्ति के लिए, चाहे वो अनुसूचित जनजाति का हो, अनुसूचित जाति का हो, पिछड़ी जनजाति का, जो ये लोग हैं, आदिवासी हैं, इनके लिए शिक्षा का अवसर हम लोग प्रदान करना चाह रहे हैं। लेकिन उसमें भी आपस में मतभेद जो है, वो मतभेद ही क्या कर रहे हैं कि हमारे सार्वभौमिकरण के बीच में समस्या उत्पन्न करते हैं। जैसे कि एक तो हम लोग बात करते हैं अपने असमानता, शिक्षा में असमानता की बात करते हैं। दूसरे नंबर पे हम विभेदीकरण की बात करते हैं। तीसरे नंबर पे हम हाशियाकरण की बात करते हैं। जब आप इन तीनों को पढ़ेंगे तो आपको डिसीजन एक ही मिलेगा कि ये सारे कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड और एक जैसी चीज़ें ही हैं, ठीक है। अभी जब पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पूर्ण न होने के जो कारक हैं वो यही हैं। अब देखिए शिक्षा के सार्वभौमिकरण, जैसे आपको पता है कि आर्टिकल जो 45 आपका एड ऑन हुआ, इसमें हुआ था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करना है, शिक्षित करना है। और इसमें एक लक्ष्य दिया गया था कि 10 वर्ष के अंदर प्रत्येक राज्य को ये काम करना है, और वो नहीं कर पाए, असफल है उसमें। उसका रीजन भी क्या था, यही 3 कारण है उसके, हाशियाकरण, विभेदीकरण और असमानता। अब इनके बारे में हम लोग थोड़ी सी जो है चर्चा करने वाले हैं, थोड़ी सी बातें इनके बारे में जानेंगे, बहुत ज़्यादा तो हमें इनके बारे में अभी फ़िलहाल नहीं जानना है। शिक्षा में असमानता से क्या संबंध है। अब यहाँ ये है कि सभी लोगों को हम चाहते हैं कि समान गुणवत्ता की शिक्षा दे दें। अभी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से जो शिक्षा गरीब को मिल रही वही अमीर को, और वो सारी शिक्षाएं एक जैसी। लेकिन आप एक बात बताओ कि डीपीएस में पढ़ने वाला बच्चा और एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को क्या समान शिक्षा मिल रही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कमज़ोर है, हो सकता है उसको कुछ नहीं आ रहा पर इसको आ रहा, लेकिन मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि जो शिक्षा मैं प्रदान कर पा रहा हूँ क्या वो दोनों के लिए सेम है। आप बोलेंगे बिल्कुल सेम नहीं है। इसका मतलब एक गरीब वर्ग कहीं पढ़ रहा, अमीर वर्ग कहीं पढ़ रहा, तो इसमें असमानता ही है ये। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि शिक्षा में असमानता का अर्थ कि सभी लोगों को समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त नहीं होती है। मैंने साफ साफ लिखा है। अब ये असमान है तो कई कारकों की वजह से ये समस्याएं उत्पन्न होंगी, कई सारे इसके पीछे के फैक्टर्स होंगे। उनमें से एक फैक्टर हो गया आपका आर्थिक स्थिति। तो गरीब परिवार के बच्चे अक्सर जो है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उनके पास अच्छे स्कूलों के लिए फीस नहीं है।
और अच्छे स्कूलों में मेरे मुंह में डीपीएस का नाम इसलिए आया क्योंकि वो महंगा स्कूल है, एक अच्छा स्कूल भी है और महंगा स्कूल भी है। तो उसके अच्छाई को मैं उसके महंगाई से अगर बोलूँ कि महंगा है तो गलत है, अच्छा भी है। ठीक है, अगले नंबर पे हम बात करें सामाजिक वर्ग की। अच्छा, सामाजिक वर्ग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसके लिए, ये बड़ा फैक्टर है इसमें। अब इसमें क्या व्यवस्था है देखिएगा कि जो उच्च वर्ग के बच्चे हैं वो बेहतर शिक्षा संसाधन उनको मिल रहे हैं, क्योंकि कोई बच्चा प्रोजेक्टर से चीज़ें समझ रहा है, एक 3D एनिमेशन के द्वारा चीज़ें समझ रहा है, और एक बच्चा है जो बुक से वो क्या कर रहा है, ऑनलाइन रीडिंग्स। तो उसको माइंड में एक फिगर आउट से करना, अब उसका बड़ा अच्छा माइंड है तो वो मेमोराइज करने के लिए चीज़ों को एक स्ट्रक्चरल पिक्चर क्रिएट कर लेता है माइंड में। सबके पास ये टैलेंट भी नहीं होता है, तो किसी किसी के पास ये सारी चीज़ें हैं, तो बेटर है कि वो ये चीज़ें कर पा रहा है। लेकिन वहाँ पर तो एनिमेशन हर बच्चा देख रहा है, तो वो चीज़ हर बच्चे के माइंड में चल रही है कि एनिमेशन किस तरीके से चल रही है। और जो हार्ट का जैसे हम लोग से पढ़ते हैं, हम लोगों ने तो मतलब वैसे बुक में ही देखा है, लेकिन आजकल देखिए आप 3D करके फिर से जूम आउट करके दिखाते हैं, एक एक नस आपको दिखा दी जाएगी, एक एक नली। तो बच्चे के माइंड में पिक्चर्स जल्दी सेव हो रही हैं क्योंकि वो एक चलचित्र के माध्यम से चीज़ों को सीख रहा है, और हम लोग उस चीज़ को ओनली पढ़ रहे हैं, तो वो दोनों में डिफरेंस क्रिएट करेगा ही। तो हम ऐसे मान सकते हैं कि उच्च वर्ग के जो बच्चे हैं, सामाजिक वर्ग में उच्च वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनको बेहतर शिक्षा के संसाधन मिलते हैं, जबकि निम्न वर्ग के बच्चे हैं वो कई बार बुनियादी सुविधाओं तक नहीं पहुंच पाते हैं। प्राथमिक स्कूल का बच्चा प्रोजेक्टर नहीं जान पाता है, ठीक है, हालांकि ये भी फ़ोन है वो देख लेते हैं, जो भी सर्च करके कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन मैं जिस हिसाब से बात कर रहा हूँ बुनियादी रूप से अगर उनको देखा जाए तो वो प्रोजेक्टर नहीं जान पाएंगे। और छोटा बच्चा जो बड़े स्कूलों में पढ़ता है वो बचपन में ही पता चल रहा है एलईडी या फिर एलसीडी या फिर प्रोजेक्टर के द्वारा पढ़ाई अपनी कर रहा है। वो ए फॉर एप्पल को 3D एप्पल देख रहा है, और एक बच्चा ए फॉर एप्पल APPLE वाला सिस्टम से रट रहा है, तो दोनों में अंतर है। नेक्स्ट नंबर पे बात करें लिंग। अब देखो ये भी है कि लड़कों की तुलना में कम शिक्षा मिलती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की ये बात है, क्योंकि मेरे हिसाब से अब ये वाली बात कहना तो गलत है। कुछ क्षेत्रों में है जहाँ पे ये है, लेकिन ये फिर भी है कि हाँ लड़के जैसे PhD तक अपना पढ़ते चले गए, फिर लड़कियाँ जो है शादी होने के बाद कुछ ही ऐसे सपोर्टिव परिवार हैं जो आपको इतना पढ़ने दे रहे हैं कि आपको सुषमा से डॉक्टर सुषमा बनने तक का समय दे रहे हैं। अब जो भी सुषमा है कमेंट कर दीजिएगा क्लास में। तो एक ये चीज़ आपको फैक्टर ये समझना पड़ेगा, ठीक है, इस फैक्टर को आपको बड़े अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि ऐसा हर किसी के साथ में नहीं होना पॉसिबल है, तो उस सेंस में ये बात बोली गई है। लेकिन आजकल वैसे इतने समझदार लोग हो गए हैं, शिक्षित हो रहा है धीरे धीरे समाज, तो उस हिसाब से देखा जाए तो भैया बढ़िया इस स्तर जो है बढ़ रहा है पढ़ाई का। आगे हम लोग बात करें जाति और धर्म। अच्छा, जाति और धर्म में भी ये दिक्कतें होती हैं, इनसे भी वैसे अब काफ़ी हद तक लोग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे ये दिक्कतें आती हैं कि कुछ जाति और धर्म के लोगों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है। अब देखिए इस सेंस में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि कुछ जाति वर्ग के लोगों को शिक्षा से वंचित रखा नहीं जाता है, शायद उनके माता पिता इतना सपोर्ट उनको नहीं कर पा रहे हैं, छोटे से वो किसी वर्क में लग जाते हैं, कुछ काम करने लगते हैं, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ माता पिता ऐसे हैं कि वो ये जानते हैं कि हाई स्कूल के बाद अगर बच्चा पढ़ रहा है तो मतलब उसका पढ़ने में मन है तो घर वाले उसको पढ़ाते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ जिन बच्चों का पढ़ने में मन नहीं है तो माता पिता भी सोचते हैं कि क्यों ना इसको बाइक रिपेयरिंग सिखा दें, कार रिपेयरिंग सिखा दें वगैरह, किसी वर्क में डाल देते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि ये कुछ हुनर ही सीख जाएगा, ठीक है। तो ये एक फैक्टर है, मैं मानता हूँ इस बात का, जाति और धर्म के आधार पर कुछ वर्ग हैं जो शिक्षा से वंचित हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अब ये बात बोलना, तो हम लोग तो इतने दिन से पढ़ रहे थे, हमारे साथ तो सभी मतलब हर तरीके का व्यक्ति पढ़ा है, तो ऐसा मैंने कुछ अपनी लाइफ में भी तो नहीं देखा फिलहाल, पर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा हो सकता है, तो ये बात मानी जा सकती है। चलिए आगे देखते हैं, एक एक चीज़ पे बड़ा डिटेल्ड में आराम से चर्चा करिए, तभी ये चीज़ें आपके माइंड में सेव होंगी। अब इनसे असमानताओं को दूर करने के लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन प्रयास किए गए, बड़े ही अच्छे क्वालिटी के प्रयास किए गए। भैया आपने हर स्कूल के बाहर ये वाला एक जो है देखा होगा बना रहता है, एक पेंसिल पर दो बच्चे, एक लड़की और लड़का बैठा, तो देखो इससे देख कर ही समझ सकते हो लड़के लड़कों के समानता के लिए है कि दोनों इक्वलिटी वाले व्यक्तित्व हैं और दोनों को पढ़ने का पूरा मौका है, पूरा दोनों पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब है सर्व शिक्षा अधिनियम SSA है ये।
अब यहाँ पर है क्या कि यह अभियान सभी बच्चों में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था और इसमें नामांकन बढ़ाने, शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार और बुनियादी सुविधाओं का विकास जैसे कई लक्ष्यों को हासिल किया है। तो ये आपको समझ कर रखना, इसे आपको याद रखना, बड़ा ही बेहतरीन फैक्टर है ये, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद कोई और बताओ जरा दूसरा फैक्टर की और क्या प्रयास किए गए। आप बोलोगे एक मिड डे मील होती है। गाँव के बच्चों में क्या होता है कि गाँव के बच्चे जैसे माता पिता चाहते हैं कि बच्चा मेरा खेत में जाएगा, कुछ मेरे साथ धान कटवा लेगा, क्या करेगा जा कर के स्कूल में, तो सुबह इतनी जल्दी खाना नहीं बन पाता है गांव के फैक्टर्स में। तो गांव में अगर खाना नहीं बन पाता तो इसके लिए सरकार एक सुविधा दे रही है, मिड डे मील। तो उनको लगता है चलो दोपहर का भोजन तब भी वो वहाँ करेगा जा करके और भेज दो स्कूल। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं मैं मान सकता हूँ कि सरकार प्रयास ऐसे ऐसे कर रही है कि बच्चे जो है आए। दूध की व्यवस्था होती है, उसमें केले आते हैं, फल की व्यवस्था होती है एक दिन। उसके बाद मेरे भाई हम बात करें अगर, तो उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो चाहिए बच्चों को स्कूल जाने के लिए, उनके माता पिता को अग्रसित करते हैं, उनको थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं कि हाँ अरे भेजना चाहिए बच्चे को स्कूल, ठीक है। बच्चों को जैसे क्लास में फर्स्ट आते हैं, मान लो सरकारी प्राथमिक स्कूलों में ऐसा कुछ अभी है नहीं, पर ऐसा कुछ और करें कि प्राथमिक स्कूल में बच्चे फर्स्ट आ रहे हैं, तो फिर उन छोटे बच्चों को ही मतलब एक तरीके से देखा जाए तो उनको कुछ ऐसा उपहार दो ताकि बच्चे भी अंदर से मोटिवेट हो रहे हैं। अब जैसा कि मुझे कहना नहीं चाहिए, ये जो सरकारी टीचर्स हैं भाई, इनकी पेमेंट कितनी कितनी होती है आप देखो, 60,000, 70,000, 1,00,000 ऐसे पेमेंटें हैं। और अगर आप 20 रुपये का एक पेन, हफ्ते में एक दिन टेस्ट, और 10-20 रुपये का पेन एक एक क्लास में एक एक बच्चे को, फर्स्ट को ओनली, मैं तो कह रहा हूँ थर्ड तक टॉफ़ी वॉफ़ी बांट दो, लेकिन फर्स्ट को आपको पेन देना है। तो इस तरीके की जब आप चीज़ें करेंगे, एक्टिविटीज़ क्लास में कराएंगे, उसके बाद जैसे लास्ट पीरियड है तो आप कुछ एक्टिविटी में खिला रहे हैं, जैसे आपने दमसराज खिला दिया, बच्चों के अंदर ये भी एक अच्छा गेम खिलाना भी एक फैक्टर क्रिएट करता है। क्योंकि आपने एक दमसराज जैसे आपने नाम सुना है, तो इसमें क्या होता है कि लड़कियों की एक पार्टी अलग कर दी, लड़कों की एक पार्टी अलग कर दी, और दोनों में क्या करवा रहे हैं कि एक हम लोग जो है आपस में कंपटीशन टाइप का बोल सकते हैं, पॉजिटिव कंपटीशन। अब इसमें क्या है कि लड़के एक अपने सारे लड़कों ने ग्रुप में एक नाम किसी मूवी का दिया और लड़कियों में किसी एक लड़के को वो नाम बता दिया, और लड़की उस चीज़ को एक्टिविटी के द्वारा बाकी सारी लड़कियों को बताएगी और उन लड़कियों को वो नाम गेस करना है। आप सोचिए माइंड में न्यूरॉन्स बनने की स्पीड भाई इतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि आप किसी चीज़ को, दिमाग अगर आप डेवलप कर रहे हैं तो आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। क्योंकि शिक्षा के जब हम रूप पढ़ते हैं तो उसमें हम शिक्षा का अनौपचारिक जो उसका पार्ट होता है, जिसमें हम व्यापक शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं, उसमें तो ये होता है कि हम कहीं से कुछ भी किसी से भी सीख सकते हैं। तो हमें किसी से कुछ भी सीखने का मतलब है पॉजिटिव चीज़ें हर किसी से सीखनी है। और ये मूवी का नाम गेस करने में भाई आप मानो कि बड़े बड़े जो हैं लड़कों के अंदर एक ये एक्टिविटी है कि मुझे किस तरीके से इशारे करने हैं, किस तरीके से सामने वाले को एक हिंट देनी है। तो ये एक नया डेवलपमेंट उनके अंदर हो रहा है। सामने वाला उस एक्टिविटी को देख करके वो अपना ये माइंड लगा रहा है कि अगर इसने ये वाला स्टेप किया है तो इसका मतलब किस मूवी से हो सकता है, किस एक्टर से हो सकता है, किस फिल्म से हो सकता है ये। तो एक तरीके से ये बड़ा ही बेहतरीन फैक्टर है एक स्टडी लेवल को बढ़ाने का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी उनको करवानी चाहिए। तो ये मेरा एक अपना वो था। मिड डे मील क्या होता है, इस योजना के तहत जो स्कूल होते हैं उन स्कूल में बच्चों को मुफ्त में भोजन दिया जाता है, जिससे जो गरीब बच्चे हैं वो स्कूल आने के लिए प्रेरित होते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है असमानता के कारण को दूर करने का, उसमें एक ये प्रयास है, बेहतरीन प्रयास है। सारे बच्चे एक साथ बैठ के खाएंगे, उनमें असमानता की भावनाएं खत्म होंगी और उनको ये लगेगा कि नहीं जो वो खा रहा है वही हम भी खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें मान के चलते हैं। भैया नेक्स्ट नंबर पे हम लोग देख लेते हैं और भी कुछ है क्या। शैक्षिक असमानता को दूर करने के कुछ और भी प्रमुख प्रयास हैं, जिसमें से एक हम लोग देखते हैं कि गहन क्षेत्रीय और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम चलाया जाता है, जिससे शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों और शैक्षिक विकास को गति मिले। ये भी बढ़िया चीज़ है। ये वही एक तरीके से आधुनिकीकरण मतलब मॉडर्न चीज़ों का यूज करके इस तरीके से हम उसमें क्या करते हैं, मॉडर्न कार्यक्रम को चलाते हैं, जिनसे पिछड़े वर्ग के बच्चे जो हैं उनका शैक्षिक विकास को स्पीड मिलती है, बूस्ट करते हैं वो। आगे है कि अल्पसंख्यकों में शैक्षिक विकास की बात करें तो मौलाना आज़ाद फाउंडेशन हो गया, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम हो गया, इनके माध्यम से धन संबंधित आर्थिक मदद भी दी जाती, मतलब जो हेल्प होती है पैसे के द्वारा। वो किनके द्वारा, एक तो मौलाना आज़ाद फाउंडेशन और दूसरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम। ये दो नाम आप याद रख सकते हैं कि इनके द्वारा आर्थिक मदद भी गरीब बच्चों को मिलती है। बहुत ही अच्छा फैक्टर है। अगले नंबर पे भैया देखो कि भिन्न भिन्न स्तर पर अल्पसंख्यक तथा पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण की सुविधा है तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी आरक्षण की व्यवस्था है। तो एक जो रिजर्वेशन जिसे हम बोलते हैं वो भी मिलता है। SC ST और पिछड़े जनजातीय जो है इनको सबको क्या मिलता है, एक भैया
आपने देखा PWD करके एक आता है, जैसे हम लोग एग्ज़ाम देते हैं सरकारी वाले, तो हम लोग देखते हैं कि यार इनकी मेरिट कितनी गई, इनकी मेरिट कितनी गई, तो उसमें आप देखते हैं कि एक बड़ा गैप है, ठीक है। UR से एक SC/ST के लिए एक बड़ा गैप है, तो वो एक आरक्षण है इनके लिए, इनको कम नंबर लाने हैं। लेकिन बस ये है कि उसमें भी इनको मेहनत करनी है, क्योंकि आपको पता है इतने कम भी नहीं लाने कि आप बिना पढ़े पेपर निकाल लो, ठीक है। तो ये एक अच्छा फैक्टर मैं मानता हूँ कि इन लोगों को इसमें हेल्प मिलती है। आगे भैया देखते हैं, यहाँ पे आ गया शिक्षा का विभेदीकरण। बड़ा ही बेहतरीन तरीके से इसको समझना है। यहाँ पे लिखा है कि शिक्षा में विभेद, इसका अर्थ समझें तो शिक्षा में विभेद का मतलब है कि सभी लोगों को समान शिक्षा के अवसर नहीं मिलना, सबको सेम अवसर ना प्राप्त होना शिक्षा प्राप्त करने का। यह विभेद कई आधारों पर हो सकता है, जैसे जाति के आधार पर हो सकता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कुछ जातियों के लोगों को बेहतर शिक्षा की व्यवस्था और कुछ जातियों के लोगों को जो अन्य है उनको थोड़ी सी कम व्यवस्था। तो ये पहले के हिसाब से ग्रामीण फैक्टर हो सकते हैं, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक आर्थिक कारण ऐसा है जो यहाँ की व्यवस्था हो या ग्रामीण व्यवस्था हो या कहीं की व्यवस्था हो, जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है उसकी शिक्षा अलग ही लेवल की होगी बाकियों की तुलना में। और वैसे प्राथमिक स्कूलों में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे किसी से फीस नहीं ली जा रही। लेकिन जब आप किसी निजी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, टाइम टू टाइम आपकी फ़ीस जाती है, टीचर आपसे खुश। ये आज की व्यवस्था आधुनिक शिक्षा को क्या बना के रख दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये फिलहाल एक ये फैक्टर हो गया। दूसरे नंबर पर बात कर रहे हैं लिंग की, तो लड़के और लड़कियों की तुलना में अधिक अवसर मिलते हैं लड़कों को, ठीक है। तो ये बात भी सही है। आर्थिक स्थिति, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि अमीर बच्चों को बेहतर स्कूल और शिक्षक मिलते हैं, जबकि गरीब बच्चों को कम संसाधन वाले स्कूलों में पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर आज हम देखें तो जो हमारे खान सर हैं, देखा है आपने खान सर, बड़ा एक मिनिमम फीस में और बड़ी बेहतरीन एजुकेशन भाई, तो ये मिलती है पटना में। अगर आप कोई रहता है पटना में तो आप देख सकते हैं ये व्यवस्था कितनी बेहतरीन है। आप 200 या 250 रुपये शायद उनकी फ़ीस है क्लास की, तो एक अच्छा इसको बोल सकते हैं कार्य। और अब तो ऑनलाइन व्यवस्थाएं हैं, तो आप किसी भी टीचर के जो कुछ बहुत लेक्चर, हाँ फ्री पूरे तो मिलने वाले नहीं है, पूरे में तो फिर पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन कुछ मैक्सिमम कंटेंट आपको यूट्यूब पर मिल जाता है। अगर आप कुछ पर्सनल सर्च करते हैं तो आपको मिल जाएगा। अगले नंबर पे हम बात करें तो क्षेत्र की बात करते हैं। क्षेत्र भी इम्पोर्टेंट करता है इसमें काम। कैसे कि जैसे जो शहरी क्षेत्र के बच्चे हैं, जो शहर के बच्चे हैं, वो गांव के बच्चों से या ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों से उनको अवसर ज़्यादा मिले होते हैं शिक्षा की, उनकी एक शिक्षा थोड़ी सी बेहतर होती है, जैसे कि कंप्यूटर वगैरह में उनका थोड़ा नॉलेज अच्छा खासा होता है। लेकिन वहीं जब हम फिजिकल फैक्टर की बात करेंगे तो ग्रामीण बच्चे शहर वाले बच्चों को भाई कितना पीछे छोड़ेंगे। शायद जब किसी ने दौड़ की है तो वो जानता होगा कि किलोमीटर के हिसाब से पीछे छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस बात को भी हमें समझ के रखना है, ये अलग सा नॉलेज है। बल्कि क्षेत्र के हिसाब से हमें अगर शिक्षा के हिसाब से देख रहे हैं तो शिक्षा के अकॉर्डिंग हमें मानना पड़ेगा कि जो शहरी बच्चे हैं वो ग्रामीण बच्चों से शिक्षा में अत्यधिक कुशल या बेहतर माने जा सकते हैं। अगले नंबर पे हम बात करें अगर धर्म की, तो कुछ धर्मों के लोगों को शिक्षा के अवसर से वंचित किया गया है। ये बात आपके इसमें बोली जाती, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा तो अभी फ़िलहाल मैं नहीं देखता हूँ। पर चलिए, ये आपको 5 पॉइंट मैंने बताए। जाति के हिसाब से कुछ जातियों को बेहतर शिक्षा मिल रही, कुछ जातियों को कम शिक्षा मिल रही। लिंग के हिसाब से लड़कों को एक्स्ट्रा चांस मिलते हैं लड़कियों की तुलना में। इसके बाद आर्थिक स्थिति में तो अमीर बच्चों के बच्चे से अगर गरीब की तुलना देखेंगे तो अमीर वाले को ज़्यादा फैकल्टीज़ मिल रही, ज़्यादा संसाधन प्राप्त हो रहे हैं। अगर हम क्षेत्र की बात करेंगे तो शहरी क्षेत्र मोर इंटेलिजेंट देन अगर हम देखें दूसरे कंपेयरिंग में ग्रामीण क्षेत्र के बारे में। और अगर हम धर्म की बात करें तो कुछ धर्मों में शिक्षा के अवसर जो है वो उनको जो है अवसर से क्या कर रखा, वंचित कर रखा, दूर कर रखा है कुछ धर्मों को। तो ये सारी बातें भी हमें देखनी है। अब चलो भैया नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं। अब हम बात करेंगे शिक्षा के विभेदीकरण के संबंध में भी शिक्षा नीतियाँ आई हैं कुछ बड़ी ही बेहतरीन चीज़ें। जैसे हम बात करें समावेशी शिक्षा, तो समावेशी शिक्षा का मतलब है कि सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देने पर जोर दिया जाना। वो बच्चा किसी धर्म का है, किसी जाति का है, विकलांग है, सीधा चल रहा है, उल्टा चल रहा है, कुछ भी है, उनको एक साथ एक क्लास में बेहतरीन रूप से शिक्षा दी जा रही है। एक समान एक साथ शिक्षा देने का प्रावधान तो
बेहतरीन बात है, समावेशी शिक्षा आपको देखनी है। इसके बाद हम देखेंगे कि सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मतलब शिक्षा का मतलब ये है कि सभी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा निश्चित की गई है कि आपको बेहतरीन चीज़ें पढ़ानी है। ऐसा नहीं कि कोई स्कूल में बोला गया कि नहीं तुम कक्षा 5 तक केवल ABCD ही पढ़ाओगे। आप जितना अपग्रेड अपने आप को कर पाएँ, आपका बच्चा कक्षा 2 में ABCD सीख रहा, कक्षा 1 में ABCD सीख रहा, उसको 2 से सेंटेंस बनवाने लगो, तुम तो समझा पाओ बच्चों को, कितना भी तुम अपग्रेड कर सको, तो एक बेहतरीन गुणवत्ता की शिक्षा बच्चों के लिए अवसर सबको मिलता है। शिक्षा के अवसरों में वृद्धि हो गई है, सभी बच्चों को शिक्षा के अवसरों में वृद्धि के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। लैंगिक समानता का मतलब लड़के और लड़कियों में किसी तरीके का भेद ना हो, तो फिर हम बोल सकते हैं कि विभेदीकरण में जो है सुधार आएगा। इसके बाद हम बात करें सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का प्रावधान, तो इसमें भी है कि इन वर्गों के बच्चों को भी शिक्षा का अवसर प्रदान करना चाहिए। एक विशेष प्रावधान इनके लिए किए जाने चाहिए, जैसा कि मैंने अभी आपको सेकंड बताया कि मौलाना आज़ाद फाउंडेशन हो गया, ठीक है, अल्पसंख्यक वित्त आयोग निगम हो गया, इनके द्वारा इनको आर्थिक मदद भी दी जाती है, तो ये भी इसका एक फैक्टर हो सकता है। फिर मैं बात करूँ कि शिक्षा का बजट बढ़ाना, तो जो एजुकेशन के लिए बजट की राशि है उसको बढ़ाया जाए, ठीक है। इससे क्या होगा कि शिक्षा में एक बड़ा जो है प्रभाव पड़ेगा और एक बड़े फैक्टर में बच्चे एजुकेशन को प्राप्त कर पाएंगे। ये वाला जो है पॉइंट, ये सबसे सूटेबल पॉइंट है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब देखो भाई, नेक्स्ट नंबर पे हम लोग बात करते हैं शिक्षा में हाशियाकरण, मार्जिनलाइजेशन क्या होता है। तो शिक्षा में हाशियाकरण का मतलब देखो तो यहाँ से समझना कि कुछ समूह के लोगों को शिक्षा के अवसरों से वंचित रखना, उन्हें कमतर माना जाना कि ये नहीं इनसे होगा, ये नहीं कर सकते हैं, इस तरीके की चीज़ों का आकलन करना स्वयं से। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं भैया, जैसे कुछ ये स्पेशली कुछ समूह या कुछ जाति, लिंग, धर्म, आर्थिक स्थिति, विकलांगता, भौगोलिक स्थान के आधार पर हो सकता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो शिक्षा का हाशियाकरण ये हो सकता है कि हाशिए पर खड़े विद्यार्थियों की बात हो रही है, या जो रोड साइड आपने देखा है ना, ऐसे अपना एक रैन बसेरा नहीं बोल सकते हैं उसे, क्या बोलते हैं, कि तंबू बना के रोड साइड जो लोग रहते हैं, मेन रोड है उसके साइड में कैसे तंबू सा बनाया, और आपने देखा है कि कुछ उसमें जैसे ज़्यादातर लोग कैसे होते हैं कि छोटे छोटे उनके उद्योग होते हैं, साइकिल के पंचर की दुकान एक छोटी सी बार कर ली और वहीं पर उन्होंने अपना बसेरा बना लिया, तो उन्हें बोलते हैं कि वो हाशिए पर खड़े लोग। उन लोगों को भी शिक्षा का अवसर प्रदान करना चाहिए। इसमें इसी की बात हो रही है कि शिक्षा में हाशियाकरण क्या है। आगे देखेंगे कि भैया मानवाधिकार आयोग, यहाँ पे देखिएगा कि मानवाधिकार आयोग की एक शाखा की एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के स्कूल में प्राधिकारी हाशिए पर रह रहे समुदायों के बच्चों के साथ लगातार भेदभाव करते हैं। उन्होंने शिक्षा के उनके अधिकार से वंचित कर रखा है, उन्हें शिक्षा के उनके अधिकार से वंचित कर रखा है उन्होंने। ये बात किसके हिसाब से, मानवाधिकार आयोग की एक शाखा में एक रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो भारत की स्कूल में है प्राधिकारी जो हैं, वहाँ के जो भारत के स्कूलों में प्राधिकारी पढ़ा रहे हैं, वो हाशिए पर रह रहे समुदायों को, वो जो समुदाय हाशिए पर वही रहने वाले, रोड साइड या फिर ऐसे बसेरा बना के रहने वाले, उनको क्या कर रहे हैं कि लगातार उनके साथ भेदभाव करते रहते हैं। कह रहे यार ये तो वहाँ का बच्चा ऐसा रह रहा। ये बात मानवाधिकार रिपोर्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने ये रिपोर्ट में बताया, तो उन्हें शिक्षा के अवसर से, अधिकार से वंचित किया जा रहा है। ये बात मानवाधिकार रिपोर्ट में कही गई। आगे अगर हम बात करें तो यह वह समाज है जो हिंदू समाज से संबंधित होने के बावजूद भी सदियों से भेदभाव के पूर्ण रवैये के कारण से समाज की मुख्य धारा से अलग रह रहा है। हम ये बोल सकते हैं कि जो रोड साइड ये लोग रह रहे हैं, तो इनका एक, अगर आप धर्म के फैक्टर से देख रहे हो तो ये हिंदू होने के बाद भी ऐसा ये बोलना जो है उचित मान सकते हैं हम लोग कि हिंदू हैं। मैक्सिमम रोड साइड ऐसे जो बसेरा करके रहते हैं वो हिंदू ही हैं, ठीक है। तो इनका एक मान सकते हैं कि हिंदू फैक्टर में होने के बाद भी ये उनके इस तरीके का भेदभाव का रवैया झेल रहे हैं ये स्टार्टिंग से। और इस रवैये के कारण जो एक मुख्य धारा है संसार की, जो ये हमारे देश की मुख्य धारा है, समाज की मुख्य धारा है, ये अपने आप को इस धारा से यहाँ पे मान रहे हैं कि अरे ये लोग तो बड़े बढ़िया हैं, हम बहुत तुच्छ हैं, बहुत तुच्छ। तो इनके आने वाली पीढ़ी भी धीरे धीरे क्या हो रही है, और गरीब होती चली जा रही है। हमें क्या करना है, इनको मुख्य धारा से जोड़ना है एजुकेशन दे करके। इनको इनके अधिकार बताने हैं कि अगर मैं आपके, मान लीजिए मैं आपके खिलाफ कुछ कार्रवाई कर सकता हूं, तो आपके पास भी कानून है मेरे खिलाफ कार्रवाई करने की। ये नहीं कि आप दुबक गए, आपको नॉलेज नहीं है तो आप डर गए। इस तरीके की चीज़ों से इन्हें मुख्य धारा से जोड़ना है,
बढ़िया तरीके से बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी से बता दो एक बार। आप बोलोगे बेहतरीन तरीके से भैया बात समझ में आ गई है। तो ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए सबके, बोलोगे बढ़िया तरीके से क्लियर हो गए। आगे देख लेना जरा, शिक्षा में हास्यकरण के संबंध में योजनाएं आई हैं। महिला समाख्या योजना, अब ये योजना शैक्षिक पहुंच एवं उपलब्धि के क्षेत्र में लैंगिक अंतर के निराकरण करती है। इसका मतलब ये है कि यह जो योजना है ये इस काम पे वर्क कर रही है कि जो हमने बताया कि लिंग के हिसाब से असमानताएं हैं, उन असमानताओं को दूर कर रही है कि लड़की महिला जो है उस सशक्तिकरण के हिसाब से बढ़ावा देगी, महिला को सशक्त करेगी, महिला को जो है वो पुरुष के इक्वालिटी एक उसमें क्रिएट करेगी कि आप इक्वल हैं, अपने आप को नीचे नहीं समझना है, अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है, आप जो वर्ग है वो एक पुरुष के आंखों में आंखें डाल के देखने वाला वर्ग है, इस तरीके का बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है। लैंगिक अंतर को निराकरण करने का मतलब यही है कि जो उनमें लैंगिक अंतर का मतलब जो लिंग भेद है उसको खत्म करना। आगे भैया हम बात करें, खत्म करना मतलब खत्म तो होगा नहीं ऐसे, लिंग भेद का मतलब ये है कि एक तरीके से लैंगिक समानता देना। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि यह विशेषता उन महिलाओं के लिए जो सामाजिक और आंशिक रूप से पिछड़े वर्ग की या फिर वो जो पिछड़े या वंचित हैं उनके लिए है। इस समस्या से लड़ने और सामाजिक रीति रिवाज के विरुद्ध खड़े होने के कुछ ऐसी दमनकारी रीति रिवाज होते हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि ख़त्म हो जाए। तो उनके लिए जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं उनको यही बताया जा रहा है कि कुछ ऐसी सामाजिक कुरीतियाँ जिनके वजह से वो अपने आप को और पिछड़ा महसूस कर रही हैं, तो उनका वो दमन कर सकें, उनके खिलाफ विरुद्ध उनके खड़ी हो सकें, ना कि जो है कोई अदर कदम उठाएं, उनके इस खिलाफ उन्हें लड़ना सिखाया जाना। बात समझ गए ना अच्छे से? तो इसे अंतर्गत पढ़ेंगे महिला समाख्या योजना। आगे भैया देख लेते हैं कोई और योजना है क्या इससे रिलेटेड, एक पेज और है तो उसको भी थोड़ा सा देख लेंगे भाई मेरे, और इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर हो जाए यार, चलो लास्ट है हम लोगों का ये। इसके बाद एक NPEGEL ये एक योजना है भैया, यह एक प्राथमिक स्तर पर बात किया जाए तो एक बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम है NPGEL। इसके कुछ मुख्य उद्देश्य भी हैं। पहला उद्देश्य है कि लिंग के अंतराल को पाटना, मतलब जो बीच का गैप है महिला और पुरुषों का उसको इक्वलिटी में करना, महिला और पुरुषों की शिक्षा में अगर देखा जाए तो समानता करना। दूसरे नंबर पे वंचित लोगों तक पहुंचना, मतलब वंचित या कमज़ोर पृष्ठभूमि की जो लड़कियां हैं उनको उनका लक्ष्य टारगेट फिक्स करना, फिर उनके पास जाना, फिर उनसे शिक्षा के संबंधित प्रोत्साहित करना। फिर है कि धारण क्षमता में सुधार, यानी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ाना। जिन्होंने अपनी पूरी एजुकेशन की हो उनको हम लोग क्या करें, उनकी लड़कियों की संख्या बढ़ाएं। ऐसा नहीं कि कुछ ने 8 से पढ़ा, 8 के बाद शादी हो गई, पढ़ाई बंद करा दी। कोशिश करो कि उनका अपना जितना एक टारगेट है कि मुझे BA तक पढ़ना है, 12 तक करना है, एक उनका अपना उनकी संतुष्टि उन्हें मिले। ये ना हो पाए कि मैं पढ़ नहीं पाई। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम ज़बरदस्ती कि नहीं वो लड़की नहीं चाह रही पढ़ना, तुम कह रहे हो कि नहीं तुम्हें कम से कम PhD तो करनी है, इंटर तो करना ही है, नहीं हो रहा अलग बात है। पर अगर वो चाहती है पढ़ना और आप नहीं पढ़ा रहे तो ये उनके लिए प्रावधान है, ये याद रखिएगा। आपको ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करना है पढ़ाने के लिए, एक बार उनको समझाना है, उनको इससे समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है कि सब पढ़े हैं, तुम्हें भी पढ़ना चाहिए, मोटिवेट करना है, पर दबाव नहीं बना सकता है कोई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आ जाओगे तो कुछ विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करना, जैसे कि लड़कियों को विशेष समर्थन प्रदान करना, मासिक धर्म स्वच्छता हो गई, सुरक्षित स्कूल वातावरण हो गया, परामर्श उनसे करना। तो ये सारी बातों पर भी उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, ये बड़ा ही बेहतरीन तरीके से आपको मैंने समझा दिया। आई होप आपको क्लास में बड़ा ही मज़ा आया होगा। आप इनसे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स में अपने मन से भी जोड़ सकते हैं। अगर आपको कभी ये टॉपिक दिया जाता है, इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे कुछ बोला गया कि आप इसके बारे में कुछ बताइए, तो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं कि जैसे मान लो हम मान लेते हैं कि जैसे आपका आर्टिकल 28 हो गया, आर्टिकल 28। अब आर्टिकल 28 हो गया, वो क्या बोलता है, बोलता है कि कोई भी राज्य द्वारा पोषित संस्थान हो, कोई भी ऐसा संस्थान है जिसमें राज्य ने अपनी सहायता प्रदान की हो, उस संस्थान में कभी भी ये नहीं होगा कि आप
मुस्लिम लड़का जा रहा, पता स्कूल वो सिर्फ इसलिए नहीं जा रहा कि हमसे वहाँ पे जो है रामायण पढ़वाएंगे, या फिर कोई मदरसे में इसलिए नहीं जा रहा है, या जो मुस्लिम संस्थाएं खोली गई उसमें इसलिए नहीं जा रहा है, जो सरकार द्वारा पोषित हैं, ध्यान से सुनिएगा, निजी नहीं है वो, सरकार ने उनमें सहायता प्रदान की है। तो हिंदू बच्चा उसमें इसलिए नहीं जा रहा कि वहाँ तो मुझे कुरान पढ़वा देंगे। तो कभी भी कोई ऐसी संस्थान जो राज्य द्वारा पोषित या राज्य द्वारा सहायता प्रदान है, उसमें कोई भी शैक्षिक जो धार्मिक शिक्षा है वो नहीं दे सकता है। इस बात को याद रखना है। अगर हम बात करें आर्टिकल 28 के बाद, एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल और भी है भैया यहाँ पे, आर्टिकल 29 का ए हमसे इसी प्रकार से क्या कहता है कि कुछ विशिष्ट प्रकार के जो नागरिक या निवासी हैं वो अपनी भाषा, जैसे मान लो कोई विशिष्ट प्रकार के नागरिक, कोई एक अपना समुदाय है पूरा कोई, ठीक है, उनकी लिपि अलग है, उनकी भाषा अलग है, और या फिर मान सकते हैं उनका कल्चर अलग है, तो वो अपने कल्चर को बनाए रखने का उनको पूरा अधिकार है। कि आप अगर मान लो आपने वो मूवी देखी होगी बाहुबली, उसमें एक कैरेक्टर है, मुझे उसका नाम नहीं याद रहा, नहीं क्या नाम है उसका, मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, वो निमुंडा वाला, नहीं आपने सुना होगा, दो जस तकी बुमला वाला, जो एक पूरा एक सेंटेंस बोलता है जो समझ में नहीं आता है, पर एक उनका वो जो है एक अपना कल्चर है, उनकी अपनी एक लिपि है, उनकी अपनी एक भाषा है। तो अगर वो समुदाय चाहता है कि मैं ये अपनी भाषा बना के रखूं, तो ये आर्टिकल 29A में आएगा। इस बात से आप इसको याद रख सकते हैं कि बाहुबली वाला जैसा व्यक्ति था। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर एक और दिक्कत है, 29 का ए आपने सुना, 29 का बी क्या, 29 का बी हमें यही बताता है कि अगर कोई राज्य में पोषित संस्था में कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मैं इसमें एडमिशन ले लूँ या प्रवेश ले लूँ, तो उसे प्रवेश लेने से ना तो कोई उसे धर्म के हिसाब से रोक सकता है, ना उसे जाति के हिसाब से प्रवेश लेने से रोक सकता है, ना उसे प्रजाति के हिसाब से प्रवेश लेने से रोक सकता है, ना उसे भाषा के हिसाब से प्रवेश लेने से रोक सकता है। वो जिस स्कूल में चाहेगा, जो राज्य द्वारा पोषित संस्थान है, वो उसमें प्रवेश ले लेगा, उसके बाद वो वहाँ की भाषा के हिसाब से, उसके हिसाब से चीज़ों को सीखेगा। इस तरीके से ये आर्टिकल आपके लिए कुछ जो है इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको थोड़ा सा अलग ये बता दूंगा। फिलहाल अभी हम लोगों ने जिस पर बात की वो हमारे जो विषय थे वो कौन कौन से थे, उन पर एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी समझा देंगे आपको। कि हमने सबसे पहले पहला पेज ही सिर्फ देखेंगे, बाकी सारा हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इतना ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए भाई देखिएगा, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं और कौन कौन से इसके उपाय हो सकते हैं। इनके बारे में हमने पूरा अपना स्टडी प्लान आज का कंप्लीट किया है। तो हमने आपको शिक्षा के सार्वभौमिकरण बताए, इसके महत्व बताए, इसके उद्देश्य बताए, इसके कारण क्या हैं। मैंने आपको असमानता बताया, असमानता से उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या मतलब इसका कारण क्या है, उसे कैसे उसका उपाय या फिर उसको निपटाया जा सकता है, उसका निपटारा किया जा सकता है। विभेदीकरण की मैंने आपको तरीका बताया कि क्या होता है और इसका निपटारा कैसे कर सकते हैं, और हाशियाकरण का भी मैंने आपको बताया। मानवाधिकार की रिपोर्ट में हाशियाकरण से संबंध में बोला गया है कि जो प्राथमिक विद्यालयों के जो प्राधिकारी होते हैं वो हाशिया पर खड़े बच्चों के लिए, हाशिया पर रह रहे जो समुदाय हैं उनके लिए कहीं ना कहीं भेदभाव उनमें है, और उस तरीके से वो बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार करते हैं। ये मानवाधिकार रिपोर्ट के हिसाब से है, तो उस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलो इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको क्लास में मज़ा आया होगा। क्लास में मज़ा आता है तो क्लास को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।